Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna... Hello dear student, how are you? I am Arvind Arna. Welcome to you in my online platform. Today we have to discuss some more examples of Coulomb's law. आज हम क्या करेंगे? कूलॉम के नियम पर आधारित कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो आपके नीट और आईआईटी जेईई के एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दें और जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आपके सामने आए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? टू सिमिलर चार्ज, पहले एग्जाम्पल की बात करें तो टू सिमिलर चार्ज वन इज प्लेस्ड एट मून एंड अदर इज प्लेस्ड एट अर्थ। टू सिमिलर चार्ज, वन इज प्लेस्ड एट अर्थ, one is placed at earth and other is placed at moon. Other is placed at moon. Then to balance the gravitational force between them, what should be the value of each charge? What should be the value of each charge? What should be the value of each charge? Then to balance the gravitational force between them, what should be the value of each charge? ये आपको बताना है सॉल्व करके। हिंदी में कहें तो आपसे ऐसे कहा जाएगा कि दो समान आवेश, एक को पृथ्वी पर और दूसरे को चंद्रमा पर रखा जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे? दो समान आवेश, एक को पृथ्वी पर, एवं दूसरे को चंद्रमा पर, एक को पृथ्वी पर एवं दूसरे को चंद्रमा पर रखते हैं, तब उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करने के लिए, उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करने के लिए, प्रत्येक आवेश का मान बतलाइए। गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करने के लिए प्रत्येक आवेश का मान बतलाइए। प्रत्येक आवेश का मान क्या होगा? ऐसा आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। आपको एक बात और बता दें, आपको इसमें मास ऑफ अर्थ गिवन है 6 × 10⁻24 kg पृथ्वी का द्रव्यमान। चंद्रमा का द्रव्यमान दिया गया है मास ऑफ मून 7.3 × 10⁻22 kg। ये मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून दोनों वैल्यूज आपको गिवन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स को तो हम कह सकते हैं संतुलन अवस्था में या साम्य अवस्था में। क्या कहेंगे? संतुलन अवस्था में। अगर हम इस बात को संतुलन अवस्था में लिखेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो स्थिर वैद्युत बल है
वो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इनके मध्य किसको संतुलित करना है, हमको गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करना है। किसको संतुलित करना है, गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करना है। तो हम स्थिर वैद्युत बल को गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर कर देंगे, और स्थिर वैद्युत बल आपका क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ये R स्क्वायर से आपका R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप वैल्यू रखें, तो आपसे कह रहे हैं कि दो समान आवेश समान है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9 × 10⁹। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 9 × 10⁹। Q1 और Q2 दोनों सेम है, तो हमने कहा Q × Q इज इक्वल टू G। G की वैल्यू है 6.67 × 10⁻⁻11 इंटू अर्थ का मास, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24, 6 × 10⁻24, और मून 7.3 × 10⁻22। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये सबसे पहले 10⁹ से इसको हमने कैंसिल किया, तो ये रह जाएगा 10⁻13। ठीक है, 10⁻13। Q × Q स्क्वायर बन गया, तो हम इसको लिख पाएंगे 6.67 × 10⁻11 इंटू 6 × 10⁻24 इंटू 6 × 10⁻24 इंटू 7.3 × 10⁻30 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है। अब फाइनली इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए आपके पास क्या बना, -11 से इसको कैंसिल किया तो 10⁻2 हो गया। ओके, और 3 से कैंसिल कर दिया, तो 3 से 2 बार 6 और 3 3 9, अप्रोक्सीमेट कैंसिल हो गया। अब आगे आप इसको सॉल्व करें, तो इसको देखिए नियर अबाउट हमने Q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये नियर अबाउट 7 और ये भी 7 कंसीडर कर लिया। सॉल्व करने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम, तो ये 7 और ये भी 7 नियर अबाउट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, लगभग मान। ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन में काफी वेरिएशन होगा, तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। समय बचाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, बाकी आप अगर एग्जैक्ट करना चाहें तो 6.67 का पहले 7.3 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर 2 से भी मल्टीप्लाई करके 3 का डिवाइड अगर इसको मैं 7 और इसको भी 7 कंसीडर करूं, तो ये 49 हो जाएगा इंटू 2/3 इंटू 10⁻26। आगे सॉल्व किया, तो ये जो Q इज नियरली इक्वल टू बनेगा आपका, ये आप मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो 819/3 इंटू 10⁻26। तो ये आपका Q इक्वल टू आएगा रूट 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है, 0.6 इंटू 10⁻26। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो नियर अबाउट जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा आपका 5। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 6 का 36, तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो 5.4 या 5.5 के समथिंग आ जाएगा, और 10⁻13 कूलम। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें थोड़ा सा डेटा जो था वो कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज थी, तो आप इस तरह से अप्रोक्सीमेट इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, पुराने नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से कवर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं सेम। ये क्वेश्चन जो है, ये वैसे यूनिट डायमेंशन में बनना चाहिए था क्वेश्चन, लेकिन हाँ, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के हेल्प से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस की सेपरेशन दी गई है। देखिए क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि इफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ, नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ
separation between two charges is increased by 10%. Separation between two charges is increased by 10%. Then what is the value of force? Then what should be the force? Depends on separation. What should be the force depends on separation. ठीक है, आपसे ऐसे कहा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी 10% बढ़ा दी जाती है, तो इस दूरी पर बल कैसे निर्भर करेगा? क्या कह रहे हैं? यदि, नेक्स्ट एग्जांपल है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 10% बढ़ा दी जाए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 10% बढ़ा दी जाए, तब what should be the value of force? ऐसे लिख रहे हैं, what should be the value of force depends on separation. What should be the value of force depends on separation. What should be the value of force depends on separation of charges. ठीक है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 10% बढ़ा दी जाए, तब बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर, दोनों आवेशों की बीच की दूरी पर किस प्रकार निर्भर करेगा? दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर किस प्रकार निर्भर करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, सॉल्व करना, आपको 4 ऑप्शन भी देते हैं इस बार। पहला है इंक्रीज्ड बाय 10%, दूसरा है डिक्रीज्ड बाय 10%, तीसरा है डिक्रीज्ड बाय 20%, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास डिक्रीज्ड बाय 21%। डिक्रीज्ड बाय 21%, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसके बीच में फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, बल का फॉर्मूला लिखेंगे, तो वो क्या होगा? F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ये फोर्स होता है, और हमको पता है कि हम K को क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0। K को क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0। तो आप चाहे यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखिए, आपसे केवल डिस्टेंस की बात की गई है, दूरी की बात की गई है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स है वो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो फिक्स हो गया कि डिक्रीज होगा, और हमारा पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। ये तो यहाँ पे ये तो फिक्स हो गया कि वैल्यू ऑफ चार्ज गेट डिक्रीजेस। अब हमको कैलकुलेट करना है कि परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा फोर्स में। तो हमने क्या कहा? परसेंटेज डिक्रीज इन फोर्स, परसेंटेज डिक्रीज इन फोर्स, बल में प्रतिशत कमी। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फाइनल R2² माइनस
r1² अपॉन r1² इंटू 100। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखें, सभी जगह काम आएगा। फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर अपॉन इनिशियल स्क्वायर इंटू 100। तो अगर 10% बढ़ा रहे हैं तो जब भी परसेंटेज की बात करें, 10% बढ़ा रहे हैं तो जब भी परसेंटेज की बात करें तो इनिशियल क्या रहा होगा, प्रारंभिक क्या रहा होगा, तो रहा होगा 100। 100 में से परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो R1 की वैल्यू क्या है आपके पास 100, और अगर R2 की वैल्यू कहें तो 10% इंक्रीज कर रहे हैं, 10% बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब बाद में 110 हो जाना चाहिए R2। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख लें और आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। R2 की वैल्यू क्या है 110 इसका स्क्वायर, R1 की वैल्यू क्या है 100 स्क्वायर अपॉन R1 कितना है 100 का स्क्वायर, और इनटू क्या हो जाएगा 100। ये बात समझ गए। अब देखिए यहां सॉल्व करते हैं, तो यहां सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज डिक्रीज इन फोर्स, परसेंटेज डिक्रीज इन फोर्स, बल में प्रतिशत कमी, तो कितना परसेंटेज डिक्रीज होगा, तो 110 का स्क्वायर करेंगे तो यह जाएगा 12100, ठीक है, माइनस 100 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 40 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, ये दो जीरो से आपके ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए। सब्ट्रैक्ट कर दें आप यहां से तो आपके पास आएगा 2100 अपॉन 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, तो 21% डिक्रीज होगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। कितना डिक्रीज होगा 21% डिक्रीज होगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन। बात समझ गए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की इस पर चर्चा करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार नीट और जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देखेंगे ये कॉमन क्वेश्चन है, आपको कोई भी शीट सॉल्व करते हैं, कोई भी आप डीपीपी सॉल्व करते हैं, कोई बुक सॉल्व करते हैं, आपको बड़ा कॉमनली क्वेश्चन है, ये सभी जगह मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ चार्ज कैपिटल क्यू, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज, नेक्स्ट एग्जांपल इज अ चार्ज कैपिटल क्यू should be divided into two parts, should be divided into two parts, Q1 and Q2 should be divided into two parts, Q1 and Q2. Then the value of force, then the value of force should be divided into two parts, Q1 and Q2, having separation between the charges, having, ऐसे और लिख लें, having separation between the charges, having separation between the charges, having separation between the charges is capital R. Then what should be the value of capital Q? Then what should be the value of each charge? ऐसे लिखें, what should be the value of each, what should be the value of each charge? What should be the value of each charge? So that the force between the charges, become maximum, so that the force between the charges become maximum, so that the force between the charges become maximum. हिंदी में देखें तो ये कह रहे हैं एक आवेश कैपिटल क्यू को, एक आवेश कैपिटल क्यू को
दो भागों Q1 एवं Q2 में विभाजित किया जाता है, Q1 एवं Q2 में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, किया जाता है तथा इन आवेशों के बीच की दूरी कैपिटल R है, तथा इन आवेशों के बीच की दूरी तथा इन आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी तथा इन आवेशों के बीच की दूरी कैपिटल R है, तब प्रत्येक आवेश का मान क्या होना चाहिए, तब प्रत्येक आवेश का मान, प्रत्येक आवेश का मान क्या होना चाहिए, जिससे प्रत्येक आवेश का मान क्या होना चाहिए जिससे इन आवेशों के मध्य बल अधिकतम होना चाहिए, जिससे जिससे इन आवेशों के मध्य, जिससे इन आवेशों के मध्य अधिकतम बल कार्य करे, जिससे इन आवेशों के मध्य अधिकतम बल कार्य करे, अधिकतम बल कार्य करे, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। एक चार्ज है कैपिटल Q, तो Q1 को हमने ऐसे कंसीडर कर लिया कि Q1 स्मॉल q में बांटा, तो Q2 क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। एक चार्ज था, कितना था, कैपिटल Q था, उसको दो चार्ज Q1 और Q2 में डिवाइड किया, तो इसका मतलब हमने ऐसे माना, कंसीडर किया, लेट Q1 इज इक्वल टू स्मॉल q और Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब आपको फोर्स चाहिए, तो फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दें, तो F इक्वल टू K Q1 को स्मॉल q लिखा और Q2 को लिखा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करें तो फोर्स क्या बनेगा यहाँ पे, तो K और ये बनेगा आपका स्मॉल q कैपिटल Q माइनस q स्क्वायर अपॉन जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R ली है, तो हम लिखेंगे कैपिटल R स्क्वायर। अब आपसे पूछ रहे थे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, सो फोर्स बिकम मैक्सिमम, तो हमने यहां पे लिखा फॉर मैक्सिमम फोर्स अधिकतम बल के लिए, फॉर मैक्सिमम फोर्स अधिकतम बल के लिए क्या कंडीशन होती है कि फोर्स का चार्ज के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशियल करेंगे और उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। ये ध्यान रखना, कभी भी अगर आपसे मैक्सिमम या मिनिमम की कंडीशन पूछी जाए, इसकी कंडीशन पूछी जाए मैक्सिमम या मिनिमम की, तो डिफरेंशिएट करना है जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, यहाँ पे चार्ज के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, तो हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार अवकलन कर दिया फोर्स का, किसके रिस्पेक्ट में, चार्ज के रिस्पेक्ट में, आवेश के सापेक्ष। दूरी के बारे में पूछते तो दूरी के सापेक्ष कर देते, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पूछते तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते। तो हमने लिखा d अपॉन डी क्यू ऑफ f का मतलब कितना है, k स्मॉल q कैपिटल Q माइनस q स्क्वायर बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए q के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो k अपॉन R स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर लिखा, तो क्या आ जाएगा, k अपॉन R स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दिया, और ये आपका बनेगा d अपॉन डी क्यू, क्या बनेगा, d अपॉन डी क्यू स्मॉल q कैपिटल Q माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको आप इधर भेज दें तो ये टर्म 0 हो जाएगा, d बाई डी क्यू ऑफ स्मॉल q कैपिटल Q माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
अब इसका डिफरेंशिएट करने दोनों साइड, सॉरी dy dq, यहाँ पे किसका होगा स्मॉल q कैपिटल Q माइनस dy dq किसका होगा यहाँ पे q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो कैपिटल Q यहाँ पे कांस्टेंट हो गया और dy dq हो जाएगा आपका किसका स्मॉल q का माइनस q स्क्वायर का हो जाएगा 2q, क्योंकि x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, तो 2q की पावर 2 माइनस 1 ऐसे लिख लीजिए आप इक्वल टू 0। ये समझ आ गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे इसमें हम सॉल्व कर दें इसको। तो आपने डिफरेंशिएट किया q का स्मॉल q के रिस्पेक्ट में, तो ये कैपिटल Q कांस्टेंट रह गया, ये q का होगा x की पावर n, डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा x की पावर n का फॉर्मूला होता है dy dx x की पावर n, ये होता है n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे q की पावर कितनी है 1 है, तो यह आ जाएगा कैपिटल Q 1 q की पावर 1 माइनस 1 माइनस 2q 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा इक्वल टू 0। सेम फॉर्मूला n का मतलब 2 q की पावर 2 माइनस 1। सॉल्व करते हैं 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, q की पावर 0 माइनस 2q इक्वल टू 0। किसी की पावर 0 तो वैल्यू 1 होती है, आपको पता होना चाहिए माइनस 2 स्मॉल q इक्वल टू 0। इसको इधर ट्रांसफर किया तो कैपिटल Q की वैल्यू, चलो ऐसा कर लेते हैं माइनस 2q इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का कैपिटल Q, माइनस से माइनस कैंसिल तो स्मॉल q इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कैपिटल Q बाय 2। स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ गई कैपिटल Q बाय 2 आ गई। अब आपको याद होगा कि हमने कंसीडर किया था यहाँ पे क्या माना था, तो हमने ऐसा कहा था कि जो Q1 है वो स्मॉल q है, Q1 क्या है आपके पास में स्मॉल q है, दैट इज कैपिटल Q बाय 2, और Q2 जो है वो है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, दैट इज कैपिटल Q माइनस स्मॉल q की वैल्यू क्या है Q बाय 2। तो अगर आप Q में से Q बाय 2 घटाएंगे तो Q बाय 2 रह जाएगा, मतलब द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज शुड बी Q बाय 2 एंड Q बाय 2, प्रत्येक आवेश का मान Q बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, कल फिर से मिलेंगे एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।